बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज के सेशन में जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था इलेक्ट्रिसिटी का, उसको हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिकल पावर और जूल्स लॉ से। अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? हर जो अप्लायंस होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल पावर में रेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर से मतलब ये है कि कोई अप्लायंस कितनी इलेक्ट्रिकल पावर को एज ए इनपुट लेके उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर एक लाइट बल्ब है तो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी इनपुट पे लेके उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। एक फैन है तो वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। उसको हम उसकी पावर के तौर पर रेट करते हैं। तो अगर एक जो ड्रायर है, इलेक्ट्रिकल ड्रायर, हम उसको कहते हैं 5000 वॉट उसकी पावर है। इस तरह जो इलेक्ट्रिकल शेवर की 15 वॉट पावर है। तो ये वॉट्स जो है, ये जो पावर है, वो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि ये अप्लायंस कितने इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी से उसको आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा, जब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी असल में वो एनर्जी है जो यूज होती है उस वर्क डन में जो एक चार्ज क्यू को एक पोटेंशियल डिफरेंस में गुजारने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप लॉस कर रहे हैं किसी भी अप्लायंस के ऑपरेट होने में, या किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज हो रही है, वो असल में उस चार्ज क्यू को मूव करवाने के लिए यूज होती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर। जैसे हमने पीछे ईएमएफ में पढ़ा था कि वो एनर्जी है जो लोअर पोटेंशियल से दोबारा से, जैसे वो पानी वाली एग्जांपल थी कि लोअर पोटेंशियल से दोबारा उसको हायर पोटेंशियल में पहुंचाती है। तो इसके लिए आप इसको V को लिख सकते हैं, जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको आप लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और ये जो वर्क डन है ये असल में वो एनर्जी है जो कंज्यूम हुई है, इसको हम E ओवर Q लिख सकते हैं। और यहाँ से E को लिख सकते हैं Q क्रॉस V। तो अब हमें पता है जो करंट की डेफिनेशन से करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, और यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाती है, Q इज इक्वल टू IT। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास E की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी E इज इक्वल टू IT क्रॉस V। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि तीनों रिलेशन आपको नजर आ सके। अच्छा, ये हमारे पास पहला रिलेशन आ गया जी, E इज इक्वल टू IT क्रॉस V। इसके बाद ओहम लॉ से हमें पता है V इज इक्वल टू IR, और अगर हम इस V इज इक्वल टू IR को, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास रिलेशन बन जाता है E इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। और अगेन बाय ओहम लॉ वी नो दैट I इज इक्वल टू V ओवर R। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास आ जाता है E इज इक्वल टू V स्क्वायर R इंटू T। तो ये वो तीन रिलेशंस हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसको कैलकुलेट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जो कंज्यूम हो रही है। डिपेंड ये करते हैं कि आपके पास कौन सी टर्म्स दी गई हैं, और इन टर्म्स के अकॉर्डिंग जो है गिवन टर्म्स के अकॉर्डिंग आप इन रिलेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और इससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, जैसे कि यहाँ पे करंट दिया गया है, टाइम गिवन है, और उसके बाद जो आपके पास एनर्जी वो गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पूछा गया है। तो आप यहाँ से वन ऑफ द रिलेशन जो ऊपर दी गई उनको यूज करते हुए आप जो वोल्टेजेस हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जोल्स लॉ। जोल्स लॉ क्या कहता है? उसकी स्टेटमेंट है द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन रेजिस्टर। जो आप रेजिस्टर में जब करंट पास करता है तो उसके ऑपोजिशन की वजह से उसके अंदर जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है, एंड दैट हीट प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस R एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इन तीन क्वांटिटीज के वो प्रोपोर्शनल होती है। मैथमेटिकली लिखें तो एच हीट इज प्रोपोर्शनल टू square of the current passing through it, resistance offered by that resistor, और T the time for which that current is passing। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आता है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास जो कांस्टेंट है वो J आ जाता है। दिस J इज कॉल्ड जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। और इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि आप इसके अंदर जो वर्क हो रहा है और जो हीट इवॉल्व हो रही है उसका यूनिट क्या लेते हैं। इसके यूनिट के हिसाब से जो J की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी। उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की तरफ से। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है जी? whether the time rate at which the work is done in electrical circuit is called electrical power। के पर यूनिट टाइम किसी सर्किट के अंदर पर यूनिट टाइम कितना वर्क हो रहा है उसको हम पावर कहते हैं। P is equal to W over T। और पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है उसके हमें पता है V is equal to W over Q। यहाँ से W की वैल्यू आ जाती है V क्रॉस Q। और इसके साथ साथ जो
करंट की डेफिनेशन है वहां से Q इज इक्वल टू आई ओवर टी, और इस Q की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे प्लेस करें तो हमारे पास W की जो वैल्यू आ जाती है W इज इक्वल टू V इंटू आई टी, और इस W की वैल्यू को आप पुट करेंगे इस पावर वाले फार्मूले के अंदर तो हमारे पास रिलेशन बन जाता है P इज इक्वल टू आई वी। ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट करने का एक रिलेशन है। इसकी आगे दो और फॉर्म्स हैं, यानी कि उसमें सिंपल से फार्मूलेशन चेंज करने से आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर के दो और फार्मूलाज आ जाते हैं। आप इन तीनों फार्मूलाज को इक्वली यूज कर सकते हैं डिपेंड अपॉन के आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी गई है उसमें कौन कौन सी वैल्यूज जो वो गिवन है, उस हिसाब से आप इन रिलेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर करंट और रेजिस्टर दिया गया है पावर फाइंड आउट करने के लिए तो आप ये रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दी गई है तो आप ये रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन तीनों जो रिलेशन है वो इक्वली करेक्ट है पावर की कैलकुलेशन के लिए। अब इसके यूनिट्स की बात करें तो जो ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिकल पावर का दैट इज अ वॉट, और एक वॉट का मतलब ये है इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उसके अंदर से 1 एम्पीयर करंट गुजर रहा है, तो उसकी जो एनर्जी होगी, उसकी जो पावर होगी वो होगी 1 वॉट। यानी कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अगर 1 एम्पीयर करंट गुजर रहा हो तो उस सर्किट की जो पावर होगी दैट इज 1 वॉट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई है, जैसे हमारे पास जो होम अप्लायंसेज होती है उन सब के ऊपर जो रेटिंग उनकी लिखी होती है, जैसे बल्ब है तो 100 वाट का है, ट्यूबलाइट है तो 12 वाट की है, तो एक्चुअली वो सारे के सारे इसी बात को इंडिकेट करते हैं कि दैट पर्टिकुलर जो अप्लायंस है वो कितनी एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर रही होती है। इस तरह जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे घरों में मौसूल होता है वो असल में वो एनर्जी की वैल्यू है जो हमें प्रोवाइड की जा रही है, ना कि पावर की जो हम कंज्यूम करते हैं। जो एनर्जी हमें प्रोवाइड की जा रही है वो पर आवर हम कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से जो बिल्स हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं। यहाँ पे एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है सिंपल सा, आप उसके अंदर वैल्यूज पुट करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके जी, अब हम बात करते हैं उस यूनिट की जिसमें जो होम अप्लायंसेज हैं या घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो यूनिट है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, तो इलेक्ट्रिकल मीटर जो हमारे घरों के अंदर जो लगे होते हैं ये वॉट एक छोटा यूनिट है। अब चूंकि बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम होती है, तो इसलिए यहाँ पर जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो किलो वॉट का इस्तेमाल किया जाता है, किलो वॉट आवर। अब किलो वॉट आवर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 किलो वॉट यानी कि 1000 वॉट पर आवर, कि एक अप्लायंस जो है 1000 वॉट की एक अप्लायंस 1 घंटे के लिए चलती है तो वो जो है वो जितनी एनर्जी सर्व करेगी हम उसको 1 यूनिट के इक्वल लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली टैरिफ जो है जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनीज हैं वो अपना टैरिफ जो है वो मेंशन करते हैं। तो 1 किलोवाट आवर असल में 3.6 into 10 power 6 जाउल्स ऑफ एनर्जी जो है वो 1 किलोवाट आवर में होती है। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं हमारे पास, जैसे इस इक्वेशन इस जो प्रॉब्लम है इसके अंदर एक प्रॉब्लम दी गई है वो किलोवाट आवर का इस्तेमाल करते हुए, यू आर अरेंजिंग अ नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, यू हैव अरेंज 5000 वॉट लाइट्स बल्ब, कि आपने एक क्रिकेट टूर्नामेंट है रात को वो करवा रहे हैं और आपने 5 जो है ना वो बल्ब लगाए हैं जिनकी रेटिंग जो है वो 1000 वॉट है। दीज बल्ब विल रिमेन लिट फॉर 6 आवर्स फॉर 29 डेज, तो ये 29 दिनों के लिए ये बल्ब जो है वो 6-6 घंटे रोजाना जलते हैं। वो कहते हैं ये कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। अगर 1 किलोवाट आवर जो है वो 8 रुपए 11 पैसे का हो तो, यानी कि एक टूर्नामेंट है उसके लिए आपने बल्ब अरेंज किए, बल्ब की जो रेटिंग 1000 वाट है और वो बल्ब आप 29 दिनों के लिए रोजाना 6 घंटे चलाते हैं, तो उसके लिए जो एस्टिमेट आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपने बताना कितना है, जबकि 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर का जो बिल है वो उन्होंने बता दिया हुआ है। अब देखिए जी, गिवन हमारे पास क्या है जी, पावर है 1000 वाट का एक बल्ब है, और उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5000 आ जाएगा, और 5000 को किलोवाट में कन्वर्ट करें तो 5 किलोवाट्स आ जाएगा। टाइम हमारे पास कितना है? 29 दिन। आपने 6 घंटे के लिए चलाना है तो 29 दिनों को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो टोटल टाइम है 174 आवर्स आ जाएंगे। और टैरिफ का रेट हमारे पास क्या है? 8.11 रुपीज पर किलोवाट आवर। तो एनर्जी एस्टिमेशन और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहले तो हम एनर्जी एस्टिमेशन लगाएंगे, उसके लिए हम P इंटू टी फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो P की वैल्यू हमारे पास गिवन है दैट इज 5 किलोवाट, और टाइम हमारे पास गिवन है 174, मल्टीप्लाई करें तो आपको एनर्जी की कॉस्ट जो है वो आ जाएगी
870 किलोवाट आवर। ये आपके पास किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम है 870 किलोवाट आवर। अब टैरिफ हमारे पास आएगी 8.11 रुपीज। तो 870 का मल्टीप्लाई करेंगे 8.11 से तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बनेगी दैट इज 7055 रुपीज। ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है। तो इस तरह आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सर्किट के कंपोनेंट्स होते हैं। जब आप सर्किट ड्रॉ करते हैं तो उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो कंपोनेंट्स क्या है, किस लिए इस्तेमाल होते हैं और उनकी जो सिंबल है वो क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं वायर्स एंड कनेक्टर्स की। तो वायर्स एंड कनेक्टर्स को हम सिंपल लाइन से जो इंडिकेट करते हैं। अगर दो वायर एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस कर रही हो तो उसको हम इस तरह एक ब्रिज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये वायर जा रही है, ये इसके ऊपर से क्रॉस करें तो हम इसको ऐसे ब्रिज बनाते हैं। बट अगर दो वायर्स के दरमियान हमने जॉइंट शो करवाना हो तो हम दूसरी वायर के जब इसके ऊपर से गुजारेंगे तो यहाँ पर एक ब्लॉक बनाएंगे। इस ब्लॉक का मतलब ये होता है कि ये वायर्स यहाँ पर कनेक्टेड है। बैटरी की बात करें, अगर सिंगल सेल हो तो उसकी सिंबल इस तरह से होता है और बैटरी का सिंबल इस तरह से होता है। बैटरी पावर सप्लाई कंपोनेंट है, ये सर्किट को पावर सप्लाई करती है। उसके बाद ये फ्यूज का सिंबल है। सेफ्टी फ्यूज जो है वो सर्किट में सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर ओवरलोड होता है सर्किट तो उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेव किया जा सके। उसके बाद ये जो सिंबल है ये ग्राउंड के लिए इस्तेमाल होता है, वो उस वायर के लिए जो अर्थ के साथ अटैच है लोएस्ट पोटेंशियल पर। उसके बाद ये जो सिंबल है ये लैंप के लिए, जो आप बल्ब या लैंप इस्तेमाल कर ले उसके लिए। और ये स्विचेस के लिए, अगर ये वायर इस ब्लॉक से दूर हो तो स्विच ओपन होगा, अगर इसके साथ कनेक्टेड हो तो स्विच क्लोज्ड होगा। ये सर्किट के अंदर करंट या वोल्टेजेस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये हीटिंग एलिमेंट है। हीटिंग एलिमेंट वो कंपोनेंट है जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर रहा हो उसको हम हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद ये फिक्स रेजिस्टर का सिंबल है और ये वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल है। फिक्स रेजिस्टर ऐसे रेजिस्टर है जो एक पर्टिकुलर वैल्यू पर रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। ये कार्बन रेजिस्टर हो सकते हैं या कोई स्पेसिफाई कोई मटेरियल हो सकता है। जबकि वेरिएबल रेजिस्टर जो होते हैं उनकी जो रेजिस्टेंस है वो इन द सर्किट हम वेरी कर सकते हैं बाय स्लाइडिंग। अच्छा, जो लास्ट में हमारे पास जो सिंबल है दैट इज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द करंट। तो ये कुछ कंपोनेंट्स है, जब आप इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करते हैं तो इन कंपोनेंट से आपका वास्ता पड़ता है। ओके जी, अब हम जो कुछ उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं जो जो सर्किट के अंदर करंट या वोल्टेजेस को डिटेक्ट या मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उनमें सबसे पहला जो है वो हमारे पास है जी गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर या इसको जी मीटर भी कहते हैं। तो गैल्वानोमीटर जो है ये सर्किट में जो करंट है उसकी डिटेक्शन या पोटेंशियल डिफरेंस की जो डिटेक्शन है उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये बहुत सेंसिटिव होता है। अगर सर्किट में मिली एम्पेयर्स के लेवल का या मिली वोल्ट्स के लेवल का भी करंट हो तो ये उसको भी इंडिकेट करवा देता है। उसके बाद सेकंड जो डिवाइस है दैट इज एमीटर। एमीटर जो है ये इस्तेमाल होता है करंट की मेजरमेंट के लिए। डिवाइस यूज्ड टू मेजर द करंट इज कॉल्ड द एमीटर। अब ये मेजर करती है करंट को किसी सर्किट में और इसको कनेक्ट करने का तरीका कार ये कि आप इसको सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब चूंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है सारे के सारा करंट इसके अंदर से गुजरेगा, तो अगर आप इसको मेजर करना चाहते हैं तो इसका मतलब है ये जरूरी है कि एमीटर जो है वो ओवरऑल सर्किट के करंट को इफेक्ट ना करे। क्योंकि ये ना हो कि एमीटर जो है वो सर्किट के करंट को इफेक्ट कर दे तो ओरिजिनल मेजरमेंट जो वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो उसके लिए जो एमीटर होता है इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम रखी जाती है, इतनी कम होती है ऑलमोस्ट 1 ओम के इक्वल होती है, ताकि ये सर्किट का जो ओरिजिनल करंट है उसको डिस्टर्ब ना करे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है ये सर्किट के अंदर वोल्टेजेस जो है उसकी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। और अगेन वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको पैरेलल लगाया जाता है सर्किट के। और अगेन हम ये चाहते हैं जहां पे वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है तो वोल्ट मीटर ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्टर्ब ना करे, उसको कंज्यूम ना करे या उसको डिस्ट्रॉय ना करे। तो इसलिए इसकी जो होती है रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस वो बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट 10 मिली ओम इक्वल, ताकि जो कि तकरीबन नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है उसका ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो इस तरह से जो वोल्ट मीटर है विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल वोल्टेजेस ऑफ द सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर आ जाता है। मल्टीमीटर असल में
इसके अंदर सभी जो ऑप्शंस है वो अवेलेबल होते हैं, गैल्वानोमीटर के भी, वोल्ट मीटर के भी, एम मीटर के भी। इसके अलावा और भी रेजिस्टेंस मेजरमेंट के और वो छोटे छोटे और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो इसके अंदर काफी बड़ी रेंज होती है जिसके जरिए आप इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड काफी सारी जो मेजरमेंट्स है वो इजीली और एक्यूरेटली कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो डिजिटल मीटर्स होते हैं, तो ये आपको पॉइंट्स के अंदर भी एक्यूरेट वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ओके जी, आगे करंट की दो टाइप्स हैं हमारे पास, वन इज एन अल्टरनेटिंग एंड वन इज डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट, या इनको इन शॉर्ट हम डीसी और एसी करंट कहते हैं। अब डीसी करंट क्या होता है? डीसी करंट ऐसा करंट होता है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी कि वो यूनिट डायरेक्शनल होता है, उसकी पोलैरिटी सिंगल पोलैरिटी होती है, यानी कि वो या आइदर पॉजिटिव ही होगा या सिर्फ नेगेटिव ही होगा। जैसे बैटरी के टर्मिनल्स है, तो बैटरी से जो हमें करंट मिलता है वो डायरेक्ट करंट होता है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे तो आपको पॉजिटिव ही करंट मिलेगा, पॉजिटिव साइकिल ही मिलेगा, और अगर नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें तो आपको उसका नेगेटिव साइकिल ही मिलेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये रिमेन द सेम रहते हैं, और इस तरह के करंट को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी अल्टरनेटिंग करंट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये अल्टरनेट करता है, अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है। जैसे यहाँ पे आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि पहले हमारे पास एक पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल जीरो से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम पे जाएगा, फिर ड्रॉप होके जीरो पे आएगा, और उसके बाद नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाएगा। नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होगा, मैक्सिमम पे जाएगा और फिर ड्रॉप होके जीरो पर आ जाएगा। तो इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये बार बार जो करंट है वो अपनी जो पोलैरिटी है वो चेंज करता रहता है, और इस तरह के करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और सर्किट के अंदर इसकी जो सिंबल होती है वो कुछ इस तरह की होती है। तो ये था जी हमारे पास डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा जी, इसके बाद एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि आप पोटैटोज के जरिए भी एक जो छोटा सा बल्ब है आप उसको रोशन कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड्स लें और उनको सीरीज में अटैच करें, उनको किसी पोटैटो में डाल के, तो आप उनके जरिए एक छोटा सा जो एलईडी है उसको रोशन कर सकते हैं। बिकॉज इसके अंदर जो वो जूस होता है, जो वेटनेस होती है, वो एक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करता है, और एक पोटैटो एक छोटा सा बैटरी यूनिट के तौर पर काम करते हुए थोड़ा सा वोल्टेज जो वो प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए आप एक सीरीज सर्किट बना सकते हैं एलईडीज का, 3 एलईडीज को आप सीरीज में अटैच करके, और उनको जब आप पावर सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी जो लाइट है वो थोड़ी सी डिफर होगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होता है। जैसे हमने पीछे जो सीरीज का और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े थे रेजिस्टर के, तो उसमें हमने देखा था कि रेजिस्टर जब सीरीज सर्किट में जोड़े जाते हैं तो उनका पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ड्यू टू ड्रॉप इन द पोटेंशियल, ये जो एलईडी का ग्लो है ये एक ज्यादा है, दूसरी उससे कम, दूसरी उससे कम होगी। लेकिन अगर आप उनको पैरेलल जोड़ेंगे तो इनकी जो ब्राइटनेस, इनका ग्लो है वो इक्वल होगा, क्योंकि इनको पोटेंशियल जो है वो इक्वली डिवाइड होगा। इस तरह अगर आप बैटरीज को सीरीज में जोड़ते हैं, जब आप उनको सीरीज में जोड़ेंगे 4.5 4.5 4.5 की 3 बैटरीज है, आप उनको सीरीज में कनेक्ट करें तो ओवरऑल पूरा पोटेंशियल उनका बढ़ जाएगा, जो 13.5 वोल्ट्स हो जाएगा। तो सीरीज में बैटरीज को कनेक्ट करने से उनकी जो पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद जी हाउस सर्किटिंग है, हमारे घरों में जो वायरिंग हुई होती है वो किस तरह हुई होती है और उनको इस तरह करने की जरूरत कैसे है। तो आमतौर पर हमारे घरों में जो वायरिंग है, हमारे घरों में जो करंट या इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है वो 2 वायर्स के जरिए आती है, एक पॉजिटिव वायर और एक नेगेटिव वायर, उनको हम लाइव वायर्स कहते हैं। और तीसरी एक और वायर भी होती है जिसको हम ग्राउंड या अर्थ वायर भी कहते हैं। बट यूजुअली हमारे घरों में जो रेड और ब्लैक एक पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स जो है वो आती हैं, जिसके जरिए जो हम इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है वो करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा घर का एक सर्किट दिखाया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि सप्लाई केबल्स जो वो 2 लाइंस के जरिए आ रही हैं, उसके जरिए हमारी जगह पे पहुंचाते हैं। अब घरों के अंदर जो सेटअप होता है कनेक्शंस का, वो एक्चुअली पैरेलल में रखा जाता है। पैरेलल में क्यों रखा जाता है, उसके चंद एक एडवांटेजेस है। जैसे फर्ज करेंगे, जैसे 2 लैंप्स हैं, हमने इनको पैरेलल अटैच किया हुआ है, तो इसमें आप अगर देखिएगा, अगर एक लैंप फेल हो जाता है या टूट जाता है, खराब हो जाता है, तो बाकी जो लैंप्स हैं वो इफेक्ट नहीं होती, आप उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आउटपुट पावर है वो सबको एक जितनी मिलती है, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट ना हो। इसके अलावा जो हमारी जो स्विचिंग है, जो हमने स्विचेस है वो लाइव वायर पर लगाए होते हैं। लाइव वायर पर इसलिए लगाते हैं
कि फर्ज करेगा हम उसको नेगेटिव वायर पे लगा देते हैं, तो अगर हम स्विच को ऑफ भी कर दें तब भी हमारी जो अप्लायंसेज है वो लाइव ही रहेंगी। इसलिए जो स्विचेस हैं वो हमेशा हम लाइव वायर्स पर ही लगाते हैं। और उसके अलावा हम घरों में स्विचेस और फ्यूज यूज करते हैं। स्विचेस और फ्यूज का काम ये हम अप्लायंसेस को उससे कंट्रोल कर सकते हैं। फ्यूज जो है वो अगर ओवर वोल्टेजेस हो जाते हैं, करंट ओवरफ्लो करता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से जो हमारी अप्लायंसेस है वो महफूज रहती है, हम भी महफूज रहते हैं। उसके बाद रिंग मेन सर्किट, उसमें होता ही है कि घर के अतराफ में हम उस वायर को एक कंप्लीट लूप में लेकर चलते हैं और जहां जहां जरूरत होती है वहां से दरमियान में उसको कनेक्शन दे देते हैं। उसका फायदा ये होता है कि कंपैरेटिवली बारीक वायर से ही आप जो पूरे घर के अप्लायंसेस जो वो ऑपरेट करवा सकते हैं और इस एक चक्कर में आप पूरे घर में जहां जहां पर जो जो अप्लायंसेस चाहिए उसको दरमियान में से वहां से कनेक्शन ले सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, हाउस होल्ड जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सेफ्टी के लिए कुछ डिवाइसेस हैं जैसे फ्यूज और सर्किट ब्रेकर है। फ्यूज क्या होते हैं? ये फ्यूज एक असल में बारीक सी वायर होती है जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स होती है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको करंट के रास्ते में लगा दिया जाता है, तो अगर करंट ओवरफ्लो करता है तो ये वायर जो पिघल कर सर्किट को ब्रेक कर देती है और इस तरह सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है। और सेकंड इज द सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है कि अगर आप ओवरफ्लो करवाते हैं करंट को तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की पावर ज्यादा होती है और वो उस सर्किट की स्ट्रिप को खींचकर उसको ब्रेक कर देता है, सर्किट को ऑफ कर देता है, जिससे अप्लायंसेस और जो घर में लोग रह रहे होते हैं वो महफूज हो जाते हैं। ये दो मेजर सेफ्टी डिवाइसेस हैं जो अमूमन घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा अर्थिंग है। अर्थिंग के लिए आप क्या करते हैं कि एक जो न्यूट्रल वायर है, अर्थ वायर है, उसको ग्राउंड में दबा देते हैं क्योंकि जमीन जो हमारी लोएस्ट पोटेंशियल पर होती है तो करंट के लिए सबसे इजीएस्ट पास है कि वो डायरेक्ट जमीन में चला जाए। तो आप क्या करते हैं कि अर्थ की वायर को वो जो ग्राउंड से उसको आप सारी अप्लायंसेस के साथ अटैच कर देते हैं कि इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग जो करंट है वो ह्यूमन बॉडी में से गुजरने की बजाय या किसी अप्लायंसेस को डैमेज करने के बजाय ग्राउंड हो जाता है, जिसकी वजह से सेफ्टी बरकरार रहती है। इलेक्ट्रिकल शॉक, जब किसी पर्सन जो करंट है वो इलेक्ट्रिक सर्किट के बजाय किसी शख्स में से गुजरना शुरू करते हैं, हम उसको इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। और हमारी जो बॉडी है एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है, यानी कि हमारी ड्राई स्किन की जो रेजिस्टेंस होती है वो ऑलमोस्ट 10,000 ओहम होती है। और अगर हम नॉर्मली जो हमारे घरों में वोल्टेजेस आते हैं 240 वोल्ट, अगर ड्राई स्किन के साथ उसको टच करते हैं वी आर का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमारे अंदर से जो करंट गुजरेगा वो 24 मिली एम्पेयर होगा। बट इन द केस ऑफ वेट स्किन, गीले हाथों में हमारी जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ 1000 ओहम रह जाती है और इस केस में जो हमारे पास करंट गुजरेगा दैट इज 240 मिली एम्पेयर गुजरेगा विच इज लीथल, जो नुकसानदेह हो सकता है। तो इस तरह से गीले हाथों के साथ जो शॉक लगता है वो हमें इसलिए ज्यादा लगता है कि उस वक्त हमारे हाथों की या स्किन की रेजिस्टेंस जो बहुत कम हो चुकी होती है और ये हमारे लिए जो एक डैमेज प्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा, उसके बाद इस रिस्क से कैसे बचा जा सकता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी अगर जब अप्लायंस को यूज ना कर रहे हो तो आप उसको स्विच ऑफ करें, उसको प्लग जो है उसका निकाल दें ताकि उसमें किसी तरह का करंट ना रहे। और जब आप प्लग्स को यूज करते हैं या अर्थ पिन को यूज करते हैं तो हमेशा जो है वो प्रेफर करें कि जो ड्राई हैंड्स उसको करें या सोल शूज पहन कर करें। अप्लायंसेस या केबल्स को जो कांटेक्ट में पानी के कांटेक्ट में आने के लिए ना दें, यानी कि जो आपकी तारें अगर खराब है, जो केबल्स आपकी डैमेज है या लंबे दूरी तक जा रही हैं उनकी इंसुलेशन को प्रॉपरली जो वो इंश्योर करें, उनको डैमेज किसी किस्म का ना हो। अच्छा, इस टेबल में करंट्स का जो इफेक्ट हो सकता है वो बताया हुआ है कि किस किस लेवल पर कितना करंट हो तो आपको कितना डैमेज करता है। फॉर एग्जांपल अगर 1 मिली एम्पेयर करंट है आपके पास तो वो 1 मिली एम्पेयर थ्रेशोल्ड है सेंसेशन का, यानी कि ये वो कम से कम करंट है जो आप महसूस कर सकते हैं। इससे कम हो तो आपको महसूस ही नहीं होगा। अगर 1 मिली एम्पेयर है तो आप उसको महसूस करते हैं, 5 मिली एम्पेयर है तो ये मैक्सिमम हार्मलेस करंट है, यानी कि यहाँ तक आपको कोई नुकसान नहीं, एक सेंसेशन आएगी, उसकी गिगलिंग की एक सेंसेशन आएगी और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर 10 से 20 मिली एम्पेयर हो जाए तो ये आपको ऑन सेट सस्टेन्ड मस्कुलर कंट्रैक्शन, ये आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो आप झटका फील करते हैं वो कर सकते हैं। और अगर ड्यूरेशन ज्यादा हो जाए तो ये चेस्ट के मसल
और मुमकिन है कि आपकी ब्रीदिंग जो है वो इस शॉक के नतीजे में थोड़ी देर के लिए रुक जाए। और अगर 50 मिली एम्पेयर हो जाए तो जहां पर करंट लगेगा वहां पर दर्द होगी, वो मसल्स जो है वो तकलीफ महसूस करेंगे। 100 से 300 मिली एम्पेयर तक का करंट जाए तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पॉसिबल है, ऑफन फैटल होती है, यानी कि इसमें आपकी जो दिल की धड़कन है वो डिस्टर्ब हो सकती है और ये जानलेवा भी हो सकता है, इससे जान भी जा सकती है। अगर 300 प्लस मिली एम्पेयर में हो तो आपको बर्न आ सकते हैं, आपकी स्किन जो है वो जल सकती है। ये पर ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी देर के लिए उस करंट को छुआ है। तो अगर 6000 प्लस हो जाए तो आपको जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो बंद हो जाएगी, सांस आपका पैरालाइज हो जाएगा और आपका हार्ट जो बंद हो जाएगा और आप इमीडिएट जो है वो उससे डेथ हो सकती है। ओके जी, फर्दर हमारे पास है जी इस रिस्क से बचने का तरीकाकार क्या है कि आप जो सॉरी ये रिपीट हो गया है पेज। अच्छा, उसके लिए आप जो प्लग्स हैं उसमें फ्यूज इस्तेमाल करें और ज्यादा ओवरलोड ना करें, सर्किट के अंदर ज्यादा अप्लायंसेस लगाकर उसको ओवरलोड ना करें। सर्किट्स को थिक वायर्स को इस्तेमाल करें जिनकी रेजिस्टेंस लो होती है ताकि वो सेफ रहे, उनकी इंसुलेशन बर्न ना हो। और अगर कोई फॉल्टी वायरिंग है, कोई इंसुलेशन डैमेज है तो आप उसको प्रॉपरली सिक्योर करें। सो दैट्स इट। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज है, हम उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, फर्स्ट वन इज बैटरीज आर रेटेड विद यूनिट एम्पेयर आवर। इट इज द यूनिट ऑफ एम्पेयर आवर जो है वो करंट का यूनिट है कि पर आवर वो कितना करंट जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। When connected to a battery, a light bulb glows brightly. If the battery is reversed and reconnected to the bulb will glow. ये बिल्कुल वैसे ही सेम ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा क्योंकि जो बल्ब होता है ये एक रेजिस्टर के तौर पर काम करता है, तो रेजिस्टेंस के टर्मिनल चेंज करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। The resistance of wire will decrease by increasing. अगर आप उसका डायमीटर इंक्रीज कर दें तो उसकी रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। The wire made from which of the following material is conductor? कि इनमें से कौन सा मटेरियल वो कंडक्टर है जिसकी वायर बनाई जा सकती है? तो सिल्वर इज द राइट आंसर। ये कंडक्टिंग मटेरियल है जिसकी वायर्स बनाई जा सकती हैं। द करंट विच रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कि कौन सा करंट है जिसकी जो डायरेक्शन है वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज हो जाती है, दैट इज एन alternating current या AC current. Electricity main supply meters measure it in units of kilowatt hour. It is the unit of, तो ये असल में एनर्जी को मेजर करने वाला यूनिट है किलोवाट आवर के, पर आवर में कितनी एनर्जी जो कंज्यूम की जा रही है और उसकी बेस पर ही टैरिफ कैलकुलेट किया जाता है। The device that is used to protect a circuit against overload is, तो फ्यूज वो डिवाइस है जो ओवरलोडिंग पर सर्किट को बचाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 ओहम, तो जोल सेकंड जो है वो 1 ओहम को सॉरी जोल कूलम जो है 1 ओहम को रिप्रेजेंट करता है। रेजिस्टर ऑफ 1 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर उसको पैरेलल आप करेंगे, रेजिस्टर ऑफ 1 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कि आप 1 ओहम के रेजिस्टर को पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो उनकी जो रेजिस्टेंस है वो एड अप हो जाएगी। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10 6 जूल्स। सी विल बी द राइट आंसर। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।